हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। आज आपका अगला टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले वेग नियम या वेग आपका जो है व्यंजक क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे आपका A प्लस बी इक्वल टू आपका प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी आपका रिएक्टेंट जो है वह A है, दूसरा रिएक्टेंट B है और आपस में ये मिल करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें से A का आपका जो है स्टाइक्योमेट्री N1 और B की स्टाइक्योमेट्री आपकी N2 है। तो इस अभिकारक के लिए यदि हम अभिक्रिया वेग की गणना करेंगे तो अभिक्रिया वेग dx अपान dt। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको, तात्क्षणिक वेग ही वास्तविक वेग होता है। तो तात्क्षणिक वेग में हम डेल्टा की जगह पे d यूज करते हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग dx अपान dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A की पावर x इंटू एक्टिव मास B की पावर y। अब यहाँ पे आपके क्या हो गए कि सांद्रता में आपके जो घात लिखी गई x और y, या N1 और N2, यानी x जो है वह N1 के और y जो है वह N2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि जब अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है, तब उस समय अभिक्रिया का वेग जो है कितनी सांद्रता की घात पे निर्भर करता है, या जो है उस समय कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे x और y का मान जो है वह इनके बराबर या इनसे कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो आपके एक्टिव मास A की पावर x लिख दी गई है और B की एक्टिव मास B की पावर y लिख दी गई है। या आपका क्या हो गया, या dx अपान dt इक्वल टू आपका प्रोपोर्शनल, यहाँ से हटाने पर आपका एक जो है स्थिरांक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया स्थिरांक k इंटू एक्टिव मास A की पावर x इंटू एक्टिव मास B की पावर y। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि इस प्रकार से यहाँ पर k जो है वह आपको एक कांस्टेंट मिला है। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक कहते हैं। k को हम क्या कर रहे हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेग नियम के अंतर्गत प्राप्त जो आपका k का मान होता है, k जो होता है वह एक स्थिरांक है, जिसको हम वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो आगे अगला टॉपिक आपका है कि यह k यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक क्या होता है। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक स्पेसिफिक विशिष्ट अभिक्रिया या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो कि के हमने निकाला है, या उसी को क्या कहा जाता है, वेग स्थिरांक कहा जाता है। तो अब इसकी परिभाषा हम जान लेंगे, इसको हम कैसे जो है परिभाषित करेंगे। तो डिफाइन करने में आपका क्या है कि स्थिर ताप पर, यानी कि कोई भी ताप जो है वह कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, तो स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि सांद्रता इकाई हो। यानी कि कहने का मतलब कि किसी स्थिर ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक है, वह आपका जो है अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है जब आपके रिएक्टेंट की सांद्रता जो है वह कितनी हो, एक इकाई में हो। अर्थात आपका जो है एक्टिव मास A इक्वल टू एक्टिव मास B, आपके रिएक्टेंट इनकी आपकी क्वांटिटी या मात्रा कितनी हो, एक इकाई या एक हो। उस समय आपका क्या हो जाएगा, उस समय हो जाएगा dx/dt, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर बराबर आपके, जब सांद्रता जो है कितनी हो जाएगी, सांद्रता जो है आपकी हो जाएगी A की पावर 1 हो जाएगी, B की पावर 1 हो जाएगी, तब भी इसका मान जो है यानी कि सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब उस समय अब रेट ऑफ रिएक्शन आपका dx/dt या तात्क्षणिक वेग इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाएगा k। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक क्या होता है कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब सांद्रता कितनी हो, एक इकाई हो, जब सांद्रता कितनी हो, एक इकाई हो। अब इसके बाद या इसके पश्चात आपका अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट में आपका क्या है कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है। तो आप एक सरल शब्दों में इसको जानिए कि किसी भी अभिक्रिया में किसी अभिकारक की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों की जो घात होती है, उस घात को हम अभिक्रिया की कोट कहते हैं, या उस अभिकारक की अभिक्रिया कोट कहते हैं जो उसकी सांद्रता की घात पे लिखा जाता है। जैसे अभी आपको हमने दिखाया था, अभिक्रिया में आपके क्या थे कि N1 और N2 थे, और अभिकारक आपके एक्टिव मास A की पावर x और B की पावर जो है वह y लगाई गई थी। तो यह x और y जो है, या A के लिए आपका क्या है, यही उसकी अभिक्रिया की कोटि है, या B के लिए y जो है उसकी क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होता है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। कहने का मतलब वही है कि अभिक्रिया के वेग निकालते समय जो सांद्रता पदों की घात लिख जाती है, वही अभिक्रिया की क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। तो वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों, यानी कि जब हम क्या करेंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन निर्धारित करेंगे, तब उस समय भाग लेने वाले सभी जितने अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं की घातों का जो योग होता है उस अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। यानी कि जो आपका एक आपके जो है अभिक्रिया में मिनिमम आपके अगर 2 या 2 से अधिक 3 जितने भी आपके रिएक्टेंट जो हैं वह भाग ले रहे हैं, उस अभिक्रिया के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन में या अभिक्रिया का वेग निकालते समय जो अभिकारकों की सांद्रताओं के घात लिखी जाएगी, उन दोनों की या उन तीनों की, उनका जो योगफल होगा उसको हम क्या कहेंगे, समग्र अभिक्रिया की कोट कहेंगे। टोटल आपका जो है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या समस्त अभिक्रिया की कोट के नाम से जाना जाएगा। जैसे आपका एक रिएक्शन है Na प्लस Mb इक्वल टू प्रोडक्ट, तो वेग समीकरण से अभिक्रिया वेग निकालेंगे, यानी कि अब वेग समीकरण के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको क्या मिल जाएगा कि एक कांस्टेंट के रूप में एक्टिव मास A की पावर x और एक्टिव मास B की पावर y मिल जाएगी। तो जब ये x की पावर y, A की पावर x और B की पावर y मिल गई, तो अभिक्रिया की कोट, अब जब अभिक्रिया की कोट निकालेंगे तो A के सापेक्ष, यानी कि A की अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी x, और B के सापेक्ष या B की अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी y। और जब हम इस अभिक्रिया के लिए कुल कोट या आपके जो है समग्र कोट या टोटल आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, तो दोनों पदों की घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिक्रिया की कुल कोट बराबर x प्लस y। तो इस प्रकार से x प्लस y जो है वह आपका क्या हो गया, यह अभिक्रिया की समग्र कोट या कुल कोट के नाम से जानी जाती है। तो जब यहाँ पे आपके क्या हो गए, अब आप कंफर्म हो गए कि अभिक्रिया की कोट क्या है, कि किसी एक अभिकारक या रिएक्टेंट की जो सांद्रता पद की घात होती है उसको हम अभिक्रिया की कोट कहते हैं। जब अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं या सांद्रताएं भाग लेती हैं, तो उन पदों की जो घातों का योगफल होता है उसको हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की समग्र कोट कहते हैं। अब टोटल आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या समग्र कोट जब जोड़ने पर या उनकी घातों को जोड़ने पर क्रमशः जो है वह अगर 0, 1 या 2 अथवा आपका 3 आए, यानी कि अगर हम x प्लस y को जोड़ें अगर 0 आ रहा है, या x प्लस y को जोड़ें अगर 1 आ रहा है, या x प्लस y को जोड़ें 2 आ रहा है, या भी हो सकता है कि x प्लस y को जोड़ें तो 3 आ रहा हो। तो अगर 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, शून्य कोट की अभिक्रिया। अगर 1 आ रहा है तो हम कहेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। 2 आ रहा है तो हम कहेंगे द्वितीय कोट की अभिक्रिया। और अगर जोड़ने पर आपके जो है समग्र कोट या आपके टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ रहे हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तृतीय कोट की अभिक्रिया कही जाएगी। और एक चीज कि यह अभिक्रिया की कोट जो है वह आपके जो है अंकों में भी हो सकती है, साथ साथ आपके क्या है कि भिन्नात्मक रूप में भी हो सकती है, यानी कि अभिक्रिया की कोट जो है वह भिन्न के रूप में भी दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका अगला टॉपिक आपका है शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया का आपका जो है इंटीग्रेशन करना है या समाकलन करके वेग नियम का क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है ये जानेंगे, या जान चुके हैं कि जिन अभिकारकों में आपके क्या होते हैं, जिस अभिक्रिया की दर में आपके जो है अभिक्रिया की कोट जो होती है वह 0 आती है या शून्य आती है, उसको हम 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यह शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई। अब इसी का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया कि शून्य कोट की अभिक्रिया यानी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो परिभाषा या डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात,
अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यानी इसमें आपका क्या हो गया कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वह हमेशा क्या होता है, सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती पाया जाता है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की कोट बराबर आपका हो जाएगा, अभिक्रिया की कोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर या एक्टिव मास ए की पावर जीरो, या फिर कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोट बराबर कांस्टेंट लेने पर के एक्टिव मास ए की पावर 0। तो इस प्रकार से यह जो अभिक्रिया की कोट मिल गई, या अभिक्रिया की कोट आपकी क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने में आपका क्या है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, समाकलित वेग नियम, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ इक्वेशन। तो अब इसमें सबसे पहली चीज की आप मान लीजिए कि माना शून्य कोट की अभिक्रिया A इक्वल टू आपका प्रोडक्ट, यानी कि कोई आपका रिएक्टेंट है और यह रिएक्टेंट जो है वह चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के रूप में। A आपका चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अब इस अभिक्रिया के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, A के लिए आपको बताया गया कि रिएक्टेंट जो होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, समय के साथ जो होती है वह घटना चालू हो जाती है। अब जब घटना चालू हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि वेग नियम में इसके सामने जो है माइनस साइन यूज करने की क्रिया करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी इंटू एक्टिव मास ए अपान जो है डी इंटू टी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको बताया गया कि वेग बराबर आपका क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो यहाँ पे चूंकि परिवर्तन में आपका क्या है कि तात्क्षणिक वेग ही वास्तविक वेग होता है, इसलिए डेल्टा के स्थान पर स्मॉल डी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या है, ये बराबर आपका चूंकि हम निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा के इंटू एक्टिव मास ए की पावर 0 के, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बराबर है। क्या बराबर है, माइनस डी एक्टिव मास ए अपान डी टी के। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधे चूंकि जब किसी भी मैथमेटिक्स रूल में किसी भी आपके पद की घात जो होती है जब वह 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होने पर 1 का जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, k बचेगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस डी एक्टिव मास ए अपान डी टी इक्वल टू, यहाँ पे 1 होने के कारण गुणा हुआ तो क्या बच गया आपका k, क्या बच गया k, यानी कि केवल कांस्टेंट। चूंकि आपका क्या है एक्टिव मास ए की पावर 0 इक्वल टू आपका क्या होता है, हुआ 1। तो इस प्रकार से अब आपके क्या हो गए, इस प्रकार से आपको मिल गया कि यहाँ पे तिरछे तिरछे गुणा कर दें तो माइनस डी एक्टिव मास ए इक्वल टू तिरछे तिरछे गुणा करने पर क्या मिल गया आपका कांस्टेंट के इंटू डी टी के, जिसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लिया गया, समीकरण नंबर 1। अब इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि अब इसी समीकरण नंबर 1 का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन या समाकलन करना है। तो समाकलन करने पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का या समाकलन का हम जो है साइन लगाएंगे, चूंकि इसके पहले माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन का साइन, उसके पश्चात आपका जो है इस डी इंटू एक्टिव मास ए इक्वल टू के इंटू आपका साइन आप जो है इंटीग्रेशन इंटू डी टी के। तो यहाँ पे हमने आपका क्या कर दिया, समाकलन करने के लिए दोनों तरफ जो है हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब जब आपको क्या करना है
कि साइन, अब इंटीग्रेशन साइन और डी को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं एक साथ दोनों तरफ, चूंकि यह है तो हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस एक्टिव मास ए, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ डी भी दोनों तरफ से हटाया जा रहा है। तो उस स्थिति में आपको एक जो है समाकलन की स्थिति में एक स्थिरांक मिल जाता है। तो देखिए क्या मिल गया आपको, माइनस एक्टिव मास ए इक्वल टू के इंटू, अब चूंकि ये आपका यहाँ से इंटीग्रेशन डी हट गया तो के इंटू टी के प्लस आपका क्या हो गया, एक समाकलन मिल गया। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि साइन, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटाने पर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, समाकलन स्थिरांक हो गया। अब इसके पश्चात आगे आप इसको और भी अगर हल करना चाहेंगे तो आगे हल करने पर मान लो कि आप t बराबर 0 होने पर, यानी कब, t कब 0 होगा, जब स्टेट आपके जो है रिएक्शन का रेट जो है या दर जो है वह आपकी प्रारंभिक हो, यानी कि अभिक्रिया जो है अभी अभी प्रारंभ हो रही है, तब उस समय t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। तो जब t इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस समय सांद्रता जो आपके ए प्रोडक्ट की होगी वह भी आपकी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी। तो प्रारंभिक सांद्रता आपका एक्टिव मास ए 0 कर दिया गया। तो अब इन मानों को हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 आपका क्या था, माइनस एक्टिव मास ए इक्वल टू आपका के इंटू टी प्लस आपका सी। तो आप ये की जगह पे आपका क्या हो गया, प्रारंभिक आपकी सांद्रता ए 0 हो गई, तो माइनस एक्टिव मास ए 0 बराबर आपका के इंटू टी की जगह पे चूंकि प्रारंभिक समय आपका 0 था तो 0 प्लस सी। तो अब के आपका जो है वह अब इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या स्थिति बनेगी, देखिए जब के का गुणा हो गया तो के का गुणा होने पर उसका मान जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब के का मान 0 हो जाएगा तो क्या आपका बचेगा, माइनस एक्टिव मास ए 0 इक्वल टू आपका सी के। तो जब सी के बचेगा तो अब सी का मान जो है वह समीकरण 2 में हम रखें। तो सी का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो पहली चीज तो क्या समीकरण 2 था, माइनस एक्टिव मास ए इक्वल टू आपका के इंटू टी प्लस आपका सी था। तो सी बराबर आपको क्या मिल गया, माइनस एक्टिव मास ए 0 के। तो माइनस एक्टिव मास ए इक्वल टू के इंटू टी। अब चूंकि यहाँ आपका क्या है, सी के स्थान पे माइनस ए एक्टिव मास ए 0 लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ का जो प्लस सी था वह चेंज हो गया, उसकी साइन चेंज हो गई, क्या हो गई, माइनस साइन हो गई। इस प्रकार से ये हो गया, या के इंटू टी। तो इसको हम जब इधर लेके जाएंगे तो ए ना आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्टिव मास ए 0 जो है इधर जाने प्लस हो जाएगा। तो के इंटू टी बराबर आपका प्लस एक्टिव मास ए 0 माइनस आपका जो है एक्टिव मास ए, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ से फिर मान लेते हैं कि यदि प्रारंभिक सांद्रता जो है वह ए 0, यानी कि जो प्रारंभिक सांद्रता ए 0 थी उसकी मात्रा जो थी वह ए मोल प्रति लीटर थी या ए मोल लीटर इनवर्स थी। तो टी समय के पश्चात जो बची हुई सांद्रता है उसको किसके, एक्टिव मास ए से हम प्रदर्शित कर रहे थे, प्रारंभिक सांद्रता एक्टिव मास 0 से प्रदर्शित कर रहे थे। तो टी समय के बाद सांद्रता एक्टिव मास ए इक्वल टू आपका मान लो कि टी समय के पश्चात ए में से आपका यक्स मोल प्रोडक्ट बन गया, तो बची हुई सांद्रता कितनी हो जाएगी, ए में से यक्स घट जाएगा, यानी कि एक्टिव मास ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस यक्स मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है आपका, के इंटू टी इक्वल टू आपका एक्टिव मास ए 0 माइनस एक्टिव मास ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके मानों को रखेंगे, यानी एक्टिव मास ए 0 और एक्टिव मास ए के मान रखेंगे। तो के इंटू टी इक्वल टू आपका ए नॉट, ये आपके एक्टिव मास ए 0 की जगह ए माइनस एक्टिव मास ए की जगह आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस यक्स। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस,
और यहाँ पे साइन प्लस आ गया, तो माइनस प्लस ए जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या बचेगा, के इंटू के इक्वल टू आपका क्या हो गया, के इंटू टी इक्वल टू आपका यक्स। तो t इक्वल टू आपका क्या बचेगा, t इक्वल टू यक्स अपान के, या इसी को हम कह सकते हैं k बराबर आपका क्या बचेगा, यक्स अपान टी के। तो इस प्रकार से आपके क्या मिल गया, आपको मिल गया दो आपके इंटीग्रेशन में मान मिले, अगर t इक्वल टू आपका यक्स अपान के, या आपको मिल गया k इक्वल टू यक्स अपान टी के। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। इसी समीकरण 4 नंबर को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम कहते हैं। यानी कि चाहे वह t इक्वल टू आपका यक्स अपान के या k इक्वल टू आपका यक्स अपान टी, दोनों ही आपके क्या है, समाकलित वेग नियम है। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बाकी कल आपको बताया जाएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया तथा साथ साथ उसका इंटीग्रेशन या समाकलन करना।